और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे में वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है खासकर 12th के एसपी वाले बच्चों का है। और मैं बता दूं दोस्तों, एक बार आप यहाँ पे टाइटल रीड कर लीजिए, लेसन नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। और फाइनली हम आप सभी के 12th के एसपी के पूरे सिलेबस के लास्ट लेसन पे आ चुके हैं। ये लास्ट लेसन का वो पहला लेक्चर है जो मैं आपके लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों यार सारे अपने जाकर अपने फ्रेंड्स को बताओ कि बोलो दोस्त एसपी का लेक्चर आ चुका है, जल्दी से आ जा, लास्ट लेसन है, फटाफट एफर्ट्स लेकर एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करो। आप सभी के हो सके तो लाइक कर दो वीडियो को, पूरा लेक्चर देखना, सब समझ में आता है तब लाइक कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन लाइक करके फिर आपको जाना है। और दोस्तों फिर आपको कमेंट भी करना है, अगर आपको मजा आ रहा है कि नहीं, कैसी रही जर्नी अब तक की, एक बार आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको कोई हेल्प, कोई भी आपको डाउट्स क्लियर करवाने हो, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के प्यार का मैं इंतजार करूंगा। चलो यार अभी इस लेसन पे आते हैं। और दोस्तों लेसन पे आने से पहले फाइनली ये दिन आ चुका है कि हम लास्ट लेसन पे आपके साथ आ चुके हैं। तो एक ताली आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी यार दोस्तों ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में प्रोबेबली मैं इस लेसन को एंड कर दूंगा। लेक्चर नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा सा लेंदी रखूंगा, क्योंकि उसमें लास्ट में कुछ पूरे जर्नी की हम बात भी करेंगे। 2 मिनट थोड़ी आपसे और मेरी बात होगी, उसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन 12th एसपी का सिलेबस कहीं ना कहीं इस लेसन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर, लेसन का नाम स्टॉक एक्सचेंज, लेट्स बिगिन। अब दोस्तों आई होप आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज आपने कभी ऐसा सुना ही होगा, ठीक है। हम इतने टाइम तक पूरी एसपी में सीखते हैं, एक कंपनी बनती है, 11th में सीखा कंपनी के शेयर्स, कंपनी के सिक्योरिटीज, कैसे कंपनी बनती है हमने ये सब सीखा, कंपनी चलाता कौन है हमने ये सीखा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है हमने ये सीखा। पूरा 11th तो इसमें ही निकल गया। फिर 12th में दोस्तों कंपनी किस तरह से फाइनेंस रेस कर सकती है, कंपनी में किस तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटीज में अपना दोस्तों शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड के टाइप्स, डिविडेंड कह रहा हूं, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब पे हमने सीखा, इतने सारी चीजें सीखे। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम सीखा, स्टॉक एक्सचेंज का कहीं ना कहीं तो जिक्र हुआ ही, नाम, सेबी के बारे में थोड़ा सा समझा, और लेटेस्ट पे समझा हमने, और भी बहुत सारी चीजें की। तो लेकिन ये एक ऊपर से ब्रीफ। अब दोस्तों कंपनी हमने कैसी सब कुछ उसका होता है 11th में देखा, कंपनी का शेयर्स वगैरह कैसे होता है हमने वो 12th में देखा। पर भाई ये शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती होगी क्या? ये शेयर्स को कोई खरीदता बेचता नहीं होगा क्या? ये शेयर को कहां खरीदना कहां बेचना ये किधर होता है? कोई प्लेस तो होगी, वो प्लेस को कहते हैं दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। और ये इसके लिए इस लेसन आपके बुक में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी के साथ आपका 11th एंड 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट हुआ है, कहां से 11th में कनेक्ट करवाया और कहां से 12th आज अपन ये कंप्लीट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही होगी आप सभी की भी। तो दोस्तों देखो यार, अभी स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेस्ड एंड सोल्ड एक्चुअली, ठीक है। अब यहां पे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे सिक्योरिटीज, अब दोस्तों ये सिक्योरिटीज कैसा वर्ड हो गया? क्या सिक्योरिटीज हमने आज पहली बार सुना? नहीं, सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म। इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारी चीजें भी इस सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आती है। एंड इस सिक्योरिटीज का जो डेफिनेशन है बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है, ये आज हम पहली बार नहीं देख रहे। अब एक ऐसा मार्केट, दोस्तों देखो यार, जैसे मेरी मॉम है, ठीक है, मेरी मॉम कभी क्या करती है ना, सब्जी लेने के लिए ना, आपको पता है दोस्तों वेजिटेबल मार्केट, एक मार्केट, मम्मी बोलते हैं मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैं समझ जाता है मम्मी जो है मेरी वो जा रही है मार्केट, वहां से मेरे लिए फ्रूट्स लाएगी, वेजिटेबल्स लाएगी। अब वो जो मार्केट था वो किसका मार्केट था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट, समझ में। अब मैं मम्मी को कहता हूँ किसी दिन, मम्मी सुनो ना, मैं ना थोड़े से क्लोथ्स चाहिए मेरे को, ये जेआर ट्यूटोरियल्स का एक ही कपड़ा है मेरे पास, तो थोड़ा 2-3 और लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मम्मी को बोला, तो मम्मी को समझ गया मैं कौन से मार्केट जाऊंगा, क्लोथ्स मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, ठीक है, उधर जाऊंगा, वहां से मैं जाके क्लोथ्स अपने लिए बाय करके आऊंगा। मैं कौन से मार्केट में गया? क्लोथ्स के मार्केट में गया। अब ऐसे ही दोस्तों मुझे सिक्योरिटीज का सेल करना है, परचेस करना है, तो मैं कौन से मार्केट के पास जाऊंगा? तो दोस्तों मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज को हम अपने शब्दों में बोले तो इसका एक और नाम है और वो है स्टॉक मार्केट। समझ में आया? तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना, इसका मतलब ये समझो वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसके अंदर उसके हेल्प के द्वारा खेलता है। क्लियर?
मजा आ रहा है। चलो, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है ना दोस्तों, ये एक इंटरमीडियरी है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर, यानी कि जिसको अगर शेयर खरीदना है, जिसको सिक्योरिटीज खरीदना है, और उसके बाजू में जो खरीदेगा, तो इसका मतलब ये ना ऑब्वियसली कोई उधर नेक्स्ट पर्सन होगा जो बेचना चाहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज उसके बीच में एक जरिया है, ठीक है। चलो, टू प्रोवाइड, अब ये स्टॉक एक्सचेंज आया क्यों, ये वो वाला पॉइंट है। देखो, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू इन्वेस्टर। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 1991 जो स्कैम, आपने वो मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी होगी, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जब पहले हुआ करता था तो कैसे हुआ करता था, एक कमरे में सब बैठे हैं और वहां पे बैठ के ट्रेडिंग हो रही है। कभी देखा होगा, कभी ऐसा सुना होगा? तो दोस्तों क्या आपको लगता है क्या उसमें सेफ्टी होगी? क्या आपको लगता है वहां पे फ्रॉड नहीं होते होंगे? वो दिखने में मूवी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड्स किए थे, और उस फ्रॉड्स के कारण मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था कि उनने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उनके सारे पैसे डूब गए। ये पैसे डूब इसलिए जाते थे क्योंकि उनके ऊपर उनका ना कोई बॉस नहीं होता था, कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं होती थी जो स्टॉक मार्केट पे ध्यान रखता था कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हर्षद मेहता इतना बड़ा गैम्बल इसलिए कर पाया था क्योंकि उसके ऊपर देखने वाला कोई था ही नहीं। अपने इंडिया में उस समय पे गवर्नमेंट ने सिर्फ एक स्टॉक मार्केट करना है, हमें भी करना है, हम भी स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, हम भी करना चाहते हैं, एक थोड़ा सा उन्होंने बना दिया। उसके ऊपर उन्होंने रेगुलेशंस बनाए नहीं, ना कोई एकदम अच्छी तरीके के लॉज बनाए, छोटे मोटे थोड़े बहुत बना दिए थे, जो शायद पूरी तरह से उस पूरे मार्केट को गवर्न भी नहीं कर पा रहा था सही से। अब हर्षद मेहता एक प्राइम एग्जाम्पल है, उसके वजह से ही सेबी बना 1991 में, सेबी एक्ट आया। मेन कल्प्रिट या मेन थैंक्स हमें हर्षद मेहता को कहना चाहिए। और जैसे ही उसने फिर वो गेम हुआ पूरा, उसके बाद जब लोगों के पैसे डूबे, बहुत से लोगों ने सुसाइड किया। इंडिया 1991 में एलपीजी आई, इंडिया की हाल ऑलमोस्ट खत्म थी, हम अपना जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, कुछ दिन का बचा था। एलपीजी की पॉलिसी आई, अपनी इकोनॉमी में रीग्रोथ हुआ। इस एलपीजी की पॉलिसी में एक और चेंजेस था, और वो था सेबी एक्ट का आना। स्टॉक मार्केट को हमें आगे लाना है, स्टॉक मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो है भाई, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज बना ना, इनका एक ही मकसद था। 1991 का स्कैम हो गया हर्षद मेहता की वजह से, हम लोगों की जान या उनके पैसे को नहीं बचा पाए, या हम एटलीस्ट ध्यान ही नहीं रख पाए। कोई बात नहीं, अब हम आप सभी का ध्यान रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेबी है, सेबी अब सब कुछ रेगुलेट करेगा। समझ में आया? पहले सेबी उस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था और सही तरीके से था ही नहीं, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेबी का हाथ है, ठीक है। अब सेबी सब इतना तगड़ा है ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, कंपनीज एक्ट में जो पनिशमेंट्स है ना, वो सिर्फ एक फ्रॉड सेक्शन 447, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में थोड़ी सी हैवी पनिशमेंट है। बाकी कंपनीज लॉ में आप कह सकते हो, कंपनीज एक्ट में ना दोस्तों इतनी हैवी पेनल्टी नहीं है, इतनी हैवी फाइन वगैरह नहीं है। मतलब लाइक पेनल्टी अगर होगी तो 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख ही ज्यादातर तक देखा है मैंने, जब भी आप ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानते, एनसीएलटी की बात नहीं मानते। लेकिन भाई सेबी, अगर तुम्हें सेबी के नजरों में आ गए तुम, सेबी 10 लाख के नीचे तो बात ही नहीं करती है, और मतलब फोड़ती है भाई, फिर 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ तक की पेनल्टी लगाती है सेबी। तो सेबी से लोग डरते हैं सारी कंपनीज, और सेबी से लोग भाई निपटा दो मैटर प्लीज, सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एनसीएलटी में भी सेटलमेंट होता है जिसे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग यानी कि माफ कर दो सर, माफ कर दो, है ना, कंपनी ऐसा करती, लेकिन ऐसा ही सेबी में भी होता है। और फिर सेबी सोचती है चल ठीक है, तू 10 करोड़ मत दे, तू 1 करोड़ दे, लेकिन उसके 1 करोड़ की पेनल्टी भी हैवी होती है। तो सेबी जब से आया है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट हुआ, ये पहले नहीं होता था। इसका मेन मकसद ही है कि आज हमें सबका ध्यान रखते हुए चलना है, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज आया। और अपने देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक ओल्डेस्ट है अपने इंडिया का, और मैं बता दूं ये फाउंड हुआ था 1875 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से आप समझ सकते हो, उसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो है मुंबई, चर्च गेट, ठीक है, चर्च गेट साइड पे ये, ठीक है। अब समझो ना यार, तुम लोकेशन छोड़ो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आया? इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर हो चुका है। नहीं समझ आ रहा है, एक बार वापस रिपीट करके देखो, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी थी सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड हो चुकी है। अब मैं से बोलते बोलते कुछ याद आएगा तो मैं और एक्स्ट्रा आपको बताते जाऊंगा पूरे लेक्चर में। चलो अब चलते हैं हम फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल है ये, आप इसको रीड करके इसका हेड पॉइंट्स आपको एज इट इज लिखना है, अंदर आप अपना एक्सप्लेनेशन खुद से लिख सकते हो, तो उसके लिए ध्यान दे दो यहाँ पे। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, जैसे दोस्तों मुझे कपड़े का खरीदना था तो मैं कपड़ों के मार्केट में गया, मेरी मॉम एंड डैड को समझो वेजिटेबल्स में फ्रूट्स खरीदने थे तो वो उस वाले मार्केट में गए। अब मेरे को दोस्तों सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेस करना है तो मैं कौन से मार्केट के पास आऊंगा, तो दोस्तों मैं आऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो ये मार्केट फॉर सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। अब सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल काइंड्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, यूनिट्स ऑफ शेयर, अपना यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे चीजें क्या है, ये सब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन का पार्ट है। ठीक है, तो जिसको भी सिक्योरिटीज में बाई सेल करना है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास आएगा, ये इसका एक फीचर है। सेकंड हैंड सिक्योरिटी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब एक कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो वो जो आईपीओ लाती है वो पता है कहां पे लिस्ट होती है, अपने आप को लिस्ट करती है सिक्योरिटी अपना स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो देखो यहां पे ये कंपनी, समझो जेआर कॉलेज का आईपीओ आ रहा है, तो ये जो आईपीओ आ रहा है ना दोस्तों, ये इस पे आईपीओ में जिसको भी खरीदना होता है वो आईपीओ में अप्लाई करता है, और जिसको भी वो शेयर्स मिल जाएंगे वो शेयर्स को पता है कहां पे ट्रेड कर सकेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। समझ में आया, इस तरह से काम चलता है। अब जो भी पर्सन अपना स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर बेचना चाहेगा तो कोई दूसरा आदमी उसको खरीदने की कोशिश करेगा ना, दूसरा आदमी कोई खरीदने की कोशिश करेगा जिसको आईपीओ में शेयर्स ना मिले और वो चाहता है कि मुझे ये शेयर खरीदना है, तो लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद एक कोई तो कंपनी, फॉर एग्जाम्पल जेआर, तो जेआर कंपनी का ना आईपीओ आने वाला है। ये हर किसी को आईपीओ में तो पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा, रैंडम बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे होता है। अगर फिक्स प्राइस इशू होगा, याद रहेगा लेसन नंबर 3 में सिखा था, बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, आई होप आप सभी को आता है, ऐसा मत देखो मेरे को। ठीक है, तो समझो मेरे पास जेआर कॉलेज का आईपीओ मेरे को मिल गया, मेरे पास लिस्ट हो गया आईपीओ, मैंने जो मेरे को आईपीओ मिला, मैं वो था सौभाग्य आदमी, 100 में से किसी एक दो इंसान को वो आईपीओ मिलता है तो जिसमें से मुझे मिला, तो मैंने उसको स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कर दिया और बोला कि भाई देखो किसको भी खरीदना है तो खरीद लो, अपने पास जेआर कॉलेज का आईपीओ है, मतलब जेआर कॉलेज का आईपीओ नहीं, सॉरी जेआर कॉलेज का शेयर है मेरे पास, क्योंकि एक बार लिस्ट हो गया फिर तो आप उसको शेयर ही बोलोगे ना। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है शेयर्स, तो जो फर्स्ट टाइम आता है जनरली उसका लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई शेयर खरीद उसका, शेयर खरीद उसका, है ना, अपन उसके फर्स्ट शेयर होल्डर बनेंगे। लेकिन फिर वो आदमी जब किसी और को बेचेगा तो वो बन जाता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसे कि ये जो कंपनी थी जेआर कंपनी, इसको अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा किसके पास, सेबी के पास, सेबी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013, सब कुछ इस कंपनी पे लगेगा और उसको हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, लिस्टेड कंपनी पे जनरली लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि एक कंपनी अगर वो लिस्टेड नहीं होती तो उसको जनरली छोटी कंपनी समझते हैं, अनलिस्टेड कंपनी है, कितना ही कमाती होगी, नहीं कमाती होगी नो डाउट, हम तो ऐसे ही बोल रहे यार, लेकिन कितना ही कमाती होगी, ज्यादा शायद इनका बड़ा बिजनेस नहीं होगा, या मतलब पता नहीं इनने क्यों नहीं किया, क्यों देखो लिस्टेड के फायदे भी है तो उतने नुकसान भी है। आपको स्टॉक एक्सचेंज को ना सब कुछ इंटीमेट करना पड़ता है, इंटीमेट यानी कि उनको सब कुछ बताना पड़ता है, आज हमारी कंपनी में हमने ये डिसीजन लिया, फिर हमने ये डिसीजन लिया। अरे आरओसी जो है ना, आरओसी एमसीए कुछ पूछता नहीं तुम्हें जो करना करो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बोलता है अगर आपने अपने शेयर्स हमारी कंपनी में हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया ना, अब आपको एक एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर से भी, ये दोनों बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही हैवी रेगुलेशन है जो इनको कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा अगर वो अपने आप को लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में आना चाहती है। ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, ये हमने सीख लिया क्योंकि 1991 में ऐसा कुछ हुआ जिसपे ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था बिल्कुल भी, उसको कोई रेगुलेट ही नहीं करता था, मतलब उसका कोई लॉ नहीं थे प्रॉपर। फिर सेबी एक्ट आया, फिर उसने सबकी बैंड बजाई, स्टॉक एक्सचेंज पे सेबी का हाथ है, इसके लिए ये एक रेगुलेटेड, अच्छी तरीके से रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। स्पेसिफिक लोकेशन, आप इसको एक वेबसाइट पे जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी लिखोगे, स्टॉक मार्केट आपका खुल जाएगा, आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं, आप इस पे इलेक्ट्रॉनिकली काम कर सकते हो। ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज पे ना अगर आपको मेंबर बनना है, कैसे, अगर आप इसका ब्रोकर बनना चाहते हो, स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो, मर्चेंट बैंकिंग के इसमें आना चाहते हो, तो आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप हेड पॉइंट्स प्लीज याद रखिएगा, इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हो। 12th लेसन पे अब आप आ चुके हो, आई होप आपको खुद के वर्डिंग्स में आंसर लिखने की जो कला है अब तो आपको आती है, और अगर नहीं आती है तो खुद को ऐसे ऐसे करो भाई। ठीक है, चलो आज का आखिरी टॉपिक
जो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, 10 मिनट्स के अराउंड समथिंग, पर इंपॉर्टेंट है ये, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपना लास्ट ईयर के जो अटेम्प्ट में ना भाई फंक्शंस ऑफ सेबी आया था एग्जाम में, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेबी, दोनों में से कोई एक आया था, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको हेड पॉइंट्स का ही पूरा गेम है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे 8 मार्क के लिए ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन, इसमें आप कितने पॉइंट्स लिखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, लिख दिया। उसके बाद 5 मार्क का है ना, आपको मिनिमम 6 पॉइंट लिखते हैं, मिनिमम बहुत कम बोल दिया यार 6, मेरे को 6 से मजा नहीं आता, 6 बहुत कम पॉइंट्स है। 8 में अगर देखो आप 6 पॉइंट लिखते हो ना, तब आपको 3.5 ही मिलेगा, 3.5 या 4 मिलेगा, अब चाहिए कितना भी राइट लिख लो, ठीक है। अगर आप 8 पॉइंट्स लिखोगे तब आपको दोस्तों 4.5 मिलेगा, और अगर दोस्तों आपने 10 पॉइंट्स लिखे तभी ही आप 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रखना, नहीं तो फिर आप 4.5 का ही एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है। समझ में आया? और देखो यार दोस्तों, बात पता है क्या है, 10 पॉइंट्स लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चा लिख कर आएगा। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है टाइम। टाइम ही तो मेन प्रॉब्लम है। इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप 10-10 पॉइंट हर आंसर के लिख के आओगे, तो आपको हर इसमें इतना लिखना है कि वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो और पूरा भी ना हो। तो देखो 10 पॉइंट है ना, तो 8, हाँ 8 अच्छा लग रहा है, साउंड अच्छा कर रहा है, तो 8 लिख के आने का। तो 8 से आप 4.5 तक मिनिमम मिलेगा अगर आप राइट लिखे तो। और अंदर एक्सप्लेनेशन में दो पॉइंट्स आपका बनाओ ना अपने मन से, क्या दिक्कत हो गया? चलो अभी यहां पे ध्यान दो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। दोस्तों मैं आपको बताऊं 1991 से पहले ना, मतलब लोग स्टॉक मार्केट में डील करते थे, उसमें पैसा लगाते थे, लेकिन जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आ गया, भाई लोगों में हिम्मत ही नहीं हुई कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब हमारे सारे इंडियन वालों ने, सब ने, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला कि यार अब टेंशन मत लो, सेबी आ चुका है, पहले बहुत लोग ने सुसाइड किया था, अब हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो किसी के साथ भी। तो ये क्या है, अब इतने साल तक सेबी ने मेहनत करी, एक ट्रस्ट बिल्ड करा, और उसके बाद अब लोग क्या करते हैं ना, लोग सोचते हैं यार मेरे पास सैलरी आ गई, 10 लाख की सैलरी, कितना टैक्स पड़ेगा पता है? 1,12,000 कुछ आसपास पड़ेगा, 1,12,000 भी नहीं यार, 50-60 हज़ार के आसपास कुछ टैक्स पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट कर दी, बाकी मेरे पास 8 से 9 लाख पड़े, अब मैं इसका क्या करूं? 8-7 लाख मैं अपनी वाइफ को देता हूं, या वाइस वर्सा, वाइफ अपने हस्बैंड को दे देगी, चलो अब बाकी 1 लाख रुपए का मैं क्या करूं? कितने इन्वेस्ट कर देता हूं। सबसे बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, आज इसका काम ऐसा हो चुका है। तो ये क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, अगर किसी को भी अपना सेविंग पैसे किधर लगाना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आके लगाता है, ठीक है। चलो कैपिटल फॉर्मेशन, एक कंपनी के लिए पैसा रेस करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जस्ट बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में एक सेफ्टी बढ़ गई है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज जो एक रेगुलेटेड मार्केट, तो कंपनी को ना पैसे रेस करने में अब आसानी होती है, पहले की तरह नहीं होती, पहले बहुत डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि 1993 से 2000-2005 का ये जो समय था ना, स्टॉक एक्सचेंज पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा था भाई, क्योंकि पहली बात तो इंडिया, आपको पता होगा इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन और हर्षद मेहता के स्कैम के बाद आप बस गूगल पे देखो कि कितने लोगों ने सुसाइड किया है, ठीक है। तो हर्षद मेहता, भले ही आपकी वो आप सीरीज देखकर बहुत इमोशनल हो गए होंगे, अरे भाई क्या आदमी है, तो हीरो है भाई, लेकिन उसके वजह से अपने देश में बहुत नुकसान हुआ था, और उसके वजह से अपने देश में लाखों लोगों ने सुसाइड किया था, ठीक है। तो लोग उसको बहुत रोल मॉडल मानते हैं एकदम ऐसा भाई, लेकिन उसका दूसरा साइड भी है, वो भी देखो, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसका दूसरा साइड भी है, तो सारे चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट उसमें दिमाग बहुत था, उसको भी नहीं पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन अब उसने जो किया उसके वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी तो आया ना, तो उसका वो चीज थोड़ा ध्यान रखना था। मतलब आपको देखना है कि आपको किस तरह से किसको रोल मॉडल मानना है, किसकी अच्छी बातों, सबकी अच्छे बातों को ग्रैब करो, जो भी नेगेटिव चीजें सिखाता है ना उससे दूर रहने का, जो अच्छी बात करता है वो उससे ले लेने का। चलो फिर क्या, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज पे ना डिमांड एंड सप्लाई पे ये बहुत निर्भर करता है। जैसे कोई सिक्योरिटीज, जैसे दोस्तों सोचो अपना जेआर कॉलेज, अपना जेआर ट्यूटोरियल्स, अगर इसका आईपीओ हम मार्केट में ले आए, आप हमारे बच्चे, आप सभी शेयर खरीदोगे हमारा, मुझे पता है, तो अब हमारे इतने सारे जो बच्चे हैं उसका डिमांड बढ़ेगा ना यार, अपने पास इतना लार्ज बेस है अपना, इतने बड़ा फैमिली है अपना, तो जब आप लोग शेयर्स खरीदोगे, मैं मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करूंगा भाई जेआर कॉलेज, जेआर ट्यूटोरियल्स का आईपीओ होने वाला है, जिसको भी शेयर चाहिए जाकर खरीदो, तो आप लोग जब उसे परचेस करोगे भाई, तो उस शेयर का
डिमांड एंड सप्लाई में आप ऊपर नीचे देखोगे, जैसे आपको पता है अपने अपने शेयर्स का डिमांड बहुत है भाई, तो उसकी जो प्राइसिंग है उसकी प्राइसिंग भी हैवी प्राइसिंग होगी, समझ में आया। अब कोई कंपनी जिसका हम नाम पहली बार सुन रहे, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहोगे? भाई ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है, पता नहीं भाई, नहीं शायद ही डालूंगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत डिपेंड करता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, अगर आपकी कंट्री का इकोनॉमी जो है भाई ग्रो हो रहा है, तो जो उसका कंपनी में जितने भी कंपनीज है ना ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड विच आर लिस्टेड ओवर दी स्टॉक एक्सचेंज, उनके जो शेयर्स है ना, उसकी सिक्योरिटीज है ना, उनकी जो वैल्यू है ना थोड़ी सी अच्छी होती है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपने इंडिया में अभी जो एरा चल रहा है, अभी जो डिकेड चल रहा है, लाइक 2030 2040, ये जो डिकेड्स आने वाले नेक्स्ट 2, इसमें माना गया कि ना इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा 2050 तक। अब 2050 तक कुछ ऐसी कंपनीज है जो आज एस्टेब्लिश हुई है, कुछ ऐसी कंपनीज जो फ्यूचर में एस्टेब्लिश होगी। अब ये आपको सोचना है कि किस कंपनी का आपको शेयर्स खरीदना है, किस कंपनी का आपको सिक्योरिटीज खरीदना है। ठीक है, ये क्या था इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब आपको पता है अपना देश जो है ना एक ग्रोइंग नेशन है, अपनी इकोनॉमी अपनी जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि अपना जो शेयर का वैल्यू है ना वो उस पर निर्भर करता है। देश बढ़ेगा, देश के अंदर की कंपनीज बढ़ेगी, कंपनीज बढ़ेगी तो शेयर का भाव बढ़ेगा या सिक्योरिटीज का भाव बढ़ेगा, सिस्टम ऐसे चलता है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जब से सेबी आई है स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऐसा, अरे क्या भाई गड़बड़ कर रहा है तू, सेबी को बुलाऊं मैं, ऐसा करता स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। लिक्विडिटी, अगर आपको अपने सिक्योरिटीज आज आपने खरीदा, कल आपको मन कर रहा है यार क्या करूं मैं शेयर पे पैसा डाल के, मेरे को अभी इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, इमरजेंसी आ गया मेरे घर में, आपको क्या करना है अपने शेयर्स को आपको सेल पे लिस्ट कर देना है कि भाई मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ, जिसको भी चाहिए ले लो। हाँ भले ही आपको ना थोड़ा कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा क्योंकि आपको इमरजेंसी है, तो लोग फटाफट आपके शेयर्स खरीद लेंगे। ये एक बहुत ही फास्ट मार्केट है। यहाँ पे एक बार आप मार्केट ओपन करके बैठोगे ना, अगर आपने बैक कर दिया तो कब आपके साथ कितनों का लॉस हो जाए कुछ पता नहीं, बहुत ही फास्ट मार्केट है। ठीक है, फिर क्या बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, अगर जो कंपनीज है ना उनको कैपिटल एलोकेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है जब से स्टॉक एक्सचेंज पे एक रेगुलेटेड एक उसके ऊपर जो उसका हेड है वो आ चुका है, मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, कंपनीज के लिए कैपिटल एलोकेशन करना मतलब कैपिटल रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बैरोमीटर सेम पॉइंट यहां पे, इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर की कंपनी बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज जो है ना यार, इसमें जो सिक्योरिटीज है ये एक तरह का स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेट करना यानी कि अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। जैसे जेआर कॉलेज का शेयर्स, ये हमने इसको लिस्ट किया, इसका एक शेयर का कीमत मार्केट में 10 रुपए चल रहा है, मुझे क्या लगता है ये शेयर की कीमत ना कल 15 रुपए बनेगा। स्पेकुलेट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं फ्यूचर सोच रहा हूं इसका, ये 10 का पता है कितना होएगा, 15 होने वाला है कल, पक्का 15 हो जाएगा। तेरा भाई कह रहा है ना उठा तू उठा शेयर उठा, तू 10 में उठा कल 15 हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, ये स्पेकुलेशन किया। अब मेरा स्पेकुलेशन जो है दोस्तों ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, अगर गलत हो गया तो बहुत सारा लॉस खाऊंगा, सही हो गया तो भाई मजे है भाई, है ना, जैसे भी मेरा डिसीजन होगा। जैसे इस केस में डिसीजन मेरा प्राइस ऊपर का था, अब प्राइस अगर 10 से 15 हो गया और मैंने 11 रुपए के शेयर में खरीदा था शेयर्स, मेरे को 4 रुपए पर शेयर पे भाव हुआ है। लेकिन सोचो मैंने बोला कल 15 होएगा, मैंने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए 10 रुपए के भाव में, कल जब मैंने मार्केट खोला तब पता चला एक शेयर की कीमत 1 रुपए हो गई थी, तो भाई मैं तो रो दूंगा। ठीक है, पर शेयर 9 रुपए का लॉस हो गया मेरा। तो ये इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जब से स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग सा हो गया है, रिलायबल हो गया है, लोगों को उस पर ट्रस्ट करने को बहुत इजी हो चुका है, लोगों को पता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, हम बहुत अच्छी तरह से बिना स्ट्रेस लिए इस मार्केट में पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम फ्रीली इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जब हम दोस्तों मम्मी के साथ अगर कोई बच्चा गया हो वेजिटेबल्स खरीदने, फ्रूट्स खरीदने, बचपन में आप शायद गए होंगे, तब आपको फ्रूट्स लेते वक्त डर लगता था क्या कि नहीं यार मेरे साथ धोखा हो जाएगा, तो नहीं यार डर लग रहा है, नहीं ना। तो सिक्योरिटीज मार्केट में पहले बहुत होता था कि यार ये बोल तो रहा है इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा पर गया नहीं तो, और बाकी छोड़ो, कोई तो कंपनी है जिसको मैं पहली बार देख रहा हूं, ये कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है ना भाई। ठीक है, ये सब चीजें बहुत हुआ करती थी पहले स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में पहले 1991 से पहले। बट अब स्टॉक एक्सचेंज पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं होगा। अब आपके साथ प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तो आपके हाथ में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आपसे धोखा नहीं करेगा, हम इसकी थोड़ी सी एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं।
तो इससे आप क्या करोगे, फिर आप अपने सेविंग्स को वहां पे जाकर इन्वेस्ट करोगे। तो ये फायदा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का। और इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 1 को यहाँ पे एंड कर दे। एंड बेसिकली दोस्तों लेक्चर नंबर 2 जो होगा हमारे स्टॉक एक्सचेंज का लास्ट लेसन। एंड यार फिर ये जर्नी को हम क्या करेंगे, गुड बाय कर देंगे। आप सभी का जो 12th है वो फिनिश हो जाएगा और फिर शायद आप मेरे से 11th तो पढ़ोगे नहीं, आप मेरे से 12th आपने पढ़ लिया है, फिर फर्स्ट ईयर में तो मैं शायद ही आपसे मिलूंगा। तो शायद ये जो जर्नी है आपकी और मेरी एंड होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी डाउट वगैरह समस्या प्यार बांटना है, मुझे याद करना है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बांटना है और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आज आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ के नजारे आ गए या नहीं, क्या आपके भाई ने सही से सिखाया या नहीं, क्या आपके दोस्त ने सही से सिखाया नहीं। ठीक है, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, प्रोबेबली लास्ट लेक्चर ऑफ योर एंटायर एसपी सिलेबस। मैं उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ और एट द सेम टाइम उदास भी हूँ। तो चलो फिर देखते हैं, तुम बस पढ़ाई करो, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ और फिर आपको फ्यूचर में लेके अगर आपके कोई और लेक्चर्स की डिमांड है, लाइक अगर कोई बच्चा चाहता है कि सीए फाउंडेशन के भी लेक्चर्स हम स्टार्ट कर दें, तुम बोलोगे तो कर देंगे। पता अभी स्पैम मैम करो, थोड़ा सोचूंगा फिर मैं। सीसेट के लेक्चर्स चाहिए, सीएस एंट्रेंस के, लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखना है, जो भी आपकी डिमांड्स हो करो, सोचेंगे, कमेंट सेक्शन में भर दो, डीएम्स में आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उस हिसाब से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो इसके बाद एसपी का एक और लेक्चर, शायद आपका लास्ट लेक्चर होगा एंटायर सिलेबस का। तो चलते फिर। और जो बच्चे मेरे साथ 11th एंड 12th तक अभी भी है साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी के इतने प्यार का, आप सभी ने इतना ट्रस्ट हम पे किया, मेरे पे किया। चलो अभी मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे कुछ ऐसे बात करेंगे, ऐसे सेंटी वाली बातें उस लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते। अच्छे से पढ़ाई करो, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा फ्यूचर बनाओ। चलो अब इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।